हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरे स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा सिंपल होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट की जैसी लाइफ होती है, उसका दिन कैसा गुजरता है, वो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। ये मेरा सेकेंड यूट्यूब वीडियो है और आज मैं आपको अपनी स्टडी रूटीन दिखाने वाली हूँ। स्पेसिफ़िकली मेरी आज की स्टडी सेशन जिसमें मैंने 8 से 9 आवर्स तक पढ़ाई की। और हाँ, अगर आप भी यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि हम सब की लाइफ सेम ही चल रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। सुबह का स्टार्ट थोड़ा नॉर्मल था, कोई सिनेमैटिक सनराइज़ नहीं, कोई मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, बस अलार्म बजा और मैं सोच रही थी मैं उठूँ कि नहीं, पर फिर सोचा कि 10 मिनट फिर और लेट जाऊँगी तो 10 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। आप सभी को पता ही है, हम 10 मिनट कहते हैं पर कब 1 घंटा बीत जाता है हमको भी पता नहीं चलता। तो मैं उठ गई और फ्रेश होके अपना स्टडी सेटअप रेडी किया। आज का पहला टारगेट था स्पेक्ट्रम हिस्ट्री बुक। अब स्पेक्ट्रम का नाम सुनते ही यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में एक अलग ही सीरियसनेस आ जाती है। ये वो बुक है जो आपको लगता है कि हाँ पढ़ तो लूँगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हो आपको समझ आता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का गेम नहीं है, ये इंड्योरेंस टेस्ट भी है। मैंने आज स्पेक्ट्रम की काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ा। चैप्टर 6 पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर एंड आफ्टर 1857। उस चैप्टर में मैंने पीपल रेजिस्टेंस, जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंट, पॉजिटिव फैक्टर्स और अलग अलग डिस्टर्बेंसेस या फिर रिवोल्ट्स पढ़े। तो उसमें डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड, दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट, तो ऐसे कच्छ और कच्छ रिबेलियन, ये सब मैंने पढ़ा। ये बुक काफ़ी बड़ी है और लेंदी भी है। अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसूर, सिविल रिबेलियन इन अवध, ये सब इस चैप्टर में था। तो ये मैं बुक थोड़ी थोड़ी करके मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरा नहीं पढ़ा जाता, तो थोड़े थोड़े पेजेस में हर दिन कवर कर लेती। इसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक ऑफ 11th NCERT वो पढ़ा। उसका चैप्टर 3 था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स तक मैंने पढ़ लिया था, फिर बाद में टैक्स रिफॉर्म्स और आगे का भी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो सब पढ़ लिया। उसमें हमारे इंडियन इकोनॉमी ने 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स लाए और फिर हमारी GDP बढ़ गई, और अलग अलग सेक्टर्स में जैसे कि इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर में हमारी GDP ग्रोथ हो गई, वो सब इस चैप्टर में है। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एडवांस टॉपिक्स में भी कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो मेरा अप्रोच यही रहता था कि मैं रट्टा ना मारूं, बल्कि उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझ सकूं। तो ये हैबिट मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर आप किसी टॉपिक को खुद बोल के समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि आप उससे एक्चुअली समझ रहे हो। ये चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अगर आपको इसका कनेक्शन समझ आए तो आपको सब इजी लगने लगता है। इसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, टेक्स्ट बुक 11th का। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से दिए हुए हैं, तो इससे फिज़िकल ज्योग्राफी समझने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और इसके मैंने नोट्स भी बनाए। बस बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं अगर नोट्स आप नहीं बनाते हो। तो नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि रिवाइज़ करने में आसानी हो जाती है, और रिवाइज़ हम बार बार करते हैं तो नोट्स यूज़फुल रहती है हमारे लिए। तो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और PW से लेक्चर्स भी किए थे, ताकि ये मुझे अच्छे से समझ आए ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी। और
इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इतना कुछ था नहीं उसमें, बस फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी और ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी थे। सेकेंड चैप्टर में इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स ये सब था। यूनिवर्स का इवोल्यूशन, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिग बैंग, बिग स्प्लैट, ये सब था। फिर उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है और ये हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या होता है। तो इसके डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। डायरेक्ट यानी कि माइनिंग वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर तक हमको पता चल जाता है डीप ओशन ड्रिलिंग से कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बट इनडायरेक्ट सोर्सेस से हमको ज़्यादा पता चल जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन से भी हमको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती है। तो इस चैप्टर में अर्थक्वेक भी डिटेल में दिया है और वोल्केनोज भी डिटेल में दिए हुए हैं। अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स वगैरह, और उसके इम्पैक्ट भी दिए हैं। वोल्केनो के टाइप्स होते हैं, शील्ड वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो, और उसके अलग अलग लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं, उसके भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, बैकोलिथ, लैकोलिथ वगैरह वगैरह वो दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो पहले हमारा जो वर्ल्ड था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट में था और मेगा ओशन एक ही था। तो उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अलग अलग थियरीज फिर आई और उसके बाद वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलग अलग ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में। फिर मैंने शिफ्ट किया आंसर राइटिंग की तरफ। आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी मेंस में और उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर दिन मैं एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के करती हूँ, आंसर राइट्स करती हूँ उसके, और ये बहुत ही मेंटली डिमांडिंग होता है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख रही थी, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसमें स्पीकर का रोल क्या है। तो 150 वर्ड्स में मैंने इसका आंसर लिखा। और आंसर लिखना भी आपको आना चाहिए। हालांकि आपको उसका डर लगता है बहुत, पहले मुझे भी लगता था, बट इस डर को आप तभी ओवरकम कर सकते हैं जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही था मेरा आज का स्टडी रूटीन। बाय बाय।